तो अच्छा, आज का टॉपिक ये रहेगा आपका स्टैक ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स का। और इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के पॉइंट से। तो उसको सिस्टमेटिक करने की मैंने बड़ी कोशिश की है। देखो आप क्या क्या हो सकता है इसमें। स्टैक ऑफ ब्लॉक इसको बोलते हो आप, जहाँ पर एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा है, या लाइक बी और ए एक दूसरे के ऊपर है, मतलब बी इज अबव ए। और लेफ्ट साइड के फिगर में हम लोग ए वाले पर एक फोर्स लगा रहे हैं, और राइट साइड के फिगर में बी वाले पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एंड नीचे एक सरफेस पर रखे गए हैं वो। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैक ऑफ ब्लॉक्स, दैट इज ब्लॉक्स ओवर ईच अदर। अब हम लोग इसमें दो केसेस मानेंगे। फर्स्ट केस में जो सरफेस है उसको स्मूथ मानेंगे, केस नंबर 1 लेंगे जहां पर सरफेस स्मूथ होगा। और नेक्स्ट केस पे जाएंगे तो वहां पर इस सरफेस को भी हम रफ कंसिडर करेंगे। प्रेजेंटली ए और बी के बीच में जो सरफेस है बिटवीन ए एंड बी, उसको रफ कंसिडर कर रहे हैं। दोनों ही फिगर्स में ए और बी के बीच का सरफेस रफ कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें क्या कहा जाता है कि न्यूमेरिकल करते वक्त देखो आपको ना, या प्रैक्टिकल करते वक्त भी डिपेंडिंग करता है, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैपिटल एफ, कि आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया है या फिर ज्यादा फोर्स लगाया है, या फिर हॉरिजेंटल फोर्स लगाया है, या हो सकता है किसी एंगल पर फोर्स लगाए, किसी भी तरीके से। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करेगा। दो पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आएंगी। दो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? और ये बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये अपने आप भी कर सकते हो आप। ए की जगह पर अपनी कोई बुक रख लें, और बी की जगह पर एक और बुक रख दें। दो बुक्स ले लें, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दें, और आप नीचे वाली बुक को अपनी फिंगर से पुश करें, तो आप क्लियरली एक्सपेरिमेंट अपने आप कर सकते हो। दो चीजें आएंगी। फर्स्ट, या तो सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स यानी कि ए और बी, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स मतलब कि ए और बी दोनों मूव एज वन यूनिट। मूव एज वन यूनिट का मतलब ये होगा कि जिस एक्सेलरेशन से ए मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से बी भी मूव करे, उसको हम लोग कहते हैं मूव एज वन यूनिट। ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। या तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी कि ए वाला ब्लॉक, ब्लॉक नंबर ए जो है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेट कर जाए और ब्लॉक नंबर बी कम एक्सेलरेट करे। मतलब इनके एक्सेलरेशन से डिफर कर जाए एक दूसरे से, एक दूसरे के कंपेयर में किसी एक की ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगी और किसी एक की कम एक्सेलरेशन। यही दो पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बनती है। तो पॉसिबिलिटी 1 जहां पर सिस्टम ऑफ ब्लॉक मूव एज वन यूनिट, दैट इज ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है इन दिस केस कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है, फ्रिक्शन एंड ग्राउंड तो होगा ही नहीं इन दिस केस, बेसिकली ये मिस्टेक है, बिकॉज ग्राउंड को हम लोगों ने स्मूथ माना है, तो वहां फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पर। सो ये थोड़ा सा डिलीट करना होगा इसको। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ये देखो, द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी स्टैटिक। स्टैटिक कब कंसिडर करना है? फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो और ये दोनों बॉडीज एक साथ चल रही हैं, एक सिंगल यूनिट सेम एक्सेलरेशन पे चल रहे हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर करोगे वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर करेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और दोनों की एक्सेलरेशन निकाल करके और उनको इक्वेट करेंगे। बिकॉज ये केस ही वही है, ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। और अगर ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन कंसिडर करना होगा उसको काइनेटिक वाला फ्रिक्शन कंसिडर करोगे। यही न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना होता है हमें। अगर वो सेम एक्सेलरेशन पे चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर वो डिफरेंट एक्सेलरेशन पे चल रहे हैं देन इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और तरीका भी लिखा हुआ है टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। क्या करना चाहिए आपको? ये न्यूमेरिकल स्टेप्स हैं। बिटवीन द ब्लॉक सिंपली यूज न्यूटन सेकंड लॉ एंड इक्वेट द एक्सेलरेशन। तो ये थ्योरी का पार्ट है, अभी हम लोग उसको एग्जांपल्स के थ्रू भी करेंगे। थ्रू एग्जांपल्स भी देखोगे आप इसको, और ये दो केसेस ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट केस ये होगा जब यहाँ पर सरफेस रफ होगा, मतलब नीचे वाली सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस जिसको ग्राउंड कह सकते हो। अगर ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ पर भी रफनेस कंसिडर कर रहे हैं, तो तीन पॉसिबिलिटीज आएंगी वहां पर। तीन पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी? नंबर 1 पॉसिबिलिटी की या तो ये दोनों ही रेस्ट पे रहे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, वो डिपेंड करता है कि जो फोर्स है वो अगर आप बहुत ही कम लगा रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो एफ इक्वल टू 0 है, हमने फोर्स लगाई ही नहीं। तो अगर फोर्स लगाई ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लॉक ए भी रेस्ट पे रहेगा और ब्लॉक बी भी रेस्ट पे रहेगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि ए और बी दोनों ही रेस्ट पे हों।
डिपेंडिंग ऑन कि हमने कितना फोर्स लगाया। अगर ये कंडीशन है न्यूमेरिकल्स के अंदर कि ए और बी दोनों ही रेस्ट पे हैं, तो उस कंडीशन में सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगाओगे आप, इस सरफेस वाला फ्रिक्शन, उसको भी स्टैटिक मानना पड़ेगा, और बिटवीन द ब्लॉक्स ए और बी जो फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे वो भी हम स्टैटिक कंसिडर करेंगे। दोनों को ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर करेंगे। और क्योंकि ये केस वो है जहां पर सिस्टम रेस्ट पे है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे और रेस्ट पे होने की वजह से इनके फोर्सेस को बैलेंस किया जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स मूव एज वन यूनिट। अगेन दैट इज प्रीवियस के सिमिलर हुआ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप बहुत कम फोर्स लगाओगे तो दोनों ही नहीं चलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ए और बी दोनों चलेंगे, लेकिन दोनों साथ साथ चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे। अगर ये दोनों साथ साथ चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे, तो फिर से ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन अब की बार ग्राउंड के ऊपर हम लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर बॉडीज मोशन में जा चुकी हैं। तो ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन, बिटवीन द ब्लॉक्स स्टैटिक। और तीसरी पॉसिबिलिटी फिर यहाँ पर भी यही है कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स डू नॉट मूव टुगेदर, दैट इज दे हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस। इस केस में ग्राउंड पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और ए और बी के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कई सारी हैं, इसी वजह से ये कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज हर आर्टिकल में इस जैसे ग्राउंड पर फ्रिक्शन है तो 3 पॉसिबल केसेस आ रहे हैं, और अगर ग्राउंड पर फ्रिक्शन नहीं है तो 2 पॉसिबल केसेस आ रहे हैं। इन्हीं पॉसिबिलिटीज की वजह से न्यूमेरिकल करना थोड़ा सा टफ होता है इसका। नेक्स्ट पार्ट मीन्स, पीछे का जो डिस्कशन है, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग टू द सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली वी आर पुशिंग द ब्लॉक्स। मतलब आपके फोर्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा सर। एंड द आउटकम इज, अब सुनना यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल के लिए है, आउटकम इज जनरली गिवन इन दिस प्रॉब्लम। मतलब जब आप क्वेश्चंस करोगे तो ये आपको वहां पर लिखा होता है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में ये दिया जाता है कि वेदर द सिस्टम इज एट रेस्ट, वेदर द सिस्टम मूव एज वन यूनिट, और दे आर नॉट मूविंग टुगेदर। ये सब क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको। तो जो चीज क्वेश्चन में आएगी उसके हिसाब से वर्किंग भी लिखी गई है, क्या वर्किंग करनी है आपको, ये वर्किंग मेंशन्ड है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे। So generally given in this problem and accordingly we have to proceed to solve the question. Worst case कब आएगा हमारे लिए? Worst case, sometimes the language of the problem is not enough for us to decide which possible case we have to take up. Because 3 possibilities हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर तो आपको ये लिखा होता है कि कौन सा केस है, बट 10 से 20% के न्यूमेरिकल्स इसमें ऐसे भी आएंगे जहां पर ये केसेस मेंशन नहीं होते हमारे को, न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट टाइप का होता है। तो वहां पर इन सच केसेस वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्किंग बाय एज्यूमिंग द पॉसिबिलिटीज। तो ये थोड़ा सा हम लेट डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि अभी ज्यादा हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट थोड़े से कुछ एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। मैंने लिखा भी है, देखो आपके लिए, दिस इज वेरी रियली वेरी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, सो आई एडवाइस टू बी केयरफुल ड्यूरिंग द लेक्चर पार्ट ऑफ सच प्रॉब्लम्स। तो आप थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन रखिएगा और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए यहाँ पर। पहला एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। In this figure, mass of object A and B are 3 kg and 2 kg respectively and the surface is smooth. आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ये 2 पेजेस अपने सामने रखने पड़ेंगे। फर्स्ट केस जहां पर हम लोगों ने सरफेस को स्मूथ माना हुआ है, स्मूथ सरफेस वाला केस है ये, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। और सेकंड केस जहां पर सरफेस रफ होता है, रफ सरफेस, इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसके अंदर सरफेस स्मूथ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस मेंशन्ड है यहाँ पर। Part 1, find the maximum value of f so that the blocks, both blocks move together. मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में ये लिखा होता है, outcome is generally given in this given in the problem and accordingly we have to proceed to solve the problem. जैसे कि इसके a पार्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की a पार्ट में मेंशन्ड है that find the maximum value of f so that both blocks move together. तो हम लोगों ने एक बार थ्योरी को चेक किया कि अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स मूव एज वन यूनिट, दैट इज ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो इसके वर्किंग क्या करनी है? देखो, वर्किंग करने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स सिंपली यूज न्यूटन सेकंड लॉ एंड इक्वेट द एक्सेलरेशंस। तो हम पॉइंट नंबर 1 को यूज करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में। अब पॉइंट नंबर 1 को और कैसे यूज करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले आएगा फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम।
तो पहले मैं लेफ्ट वाली फिगर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी, फिर उसके बाद राइट वाली फिगर पे जाएंगे। तो लेफ्ट वाली फिगर में पार्ट ए सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम में ए का भी ड्रॉ करूंगा और फ्री बॉडी डायग्राम में बी का भी ड्रॉ करूंगा। कैसे ड्रॉ करेंगे अब वो देखिए। सबसे पहले आप इसमें ड्रॉ करके दिखाओ दोनों बॉडीज की ग्रेविटी की फोर्सेस को, यानी mg को। तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के mg आएंगे। ब्लॉक ए का मास 3 किलोग्राम है तो 30 न्यूटन, और ब्लॉक बी का मास 2 किलोग्राम है तो 20 न्यूटन। ये फोर्सेस आ गए इनकी mg के बराबर। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस को दिखाया करते हैं। तो ब्लॉक बी के ऊपर ए की वजह से, ब्लॉक बी के ऊपर ए की वजह से अपवर्ड नॉर्मल लगेगा, इसको आप एन दिखा सकते हो। और अगर मैं ओरिजिनल फिगर में दिखाना चाहूँ तो ओरिजिनल फिगर में आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हो कि जो ए वाला ब्लॉक है ये बी वाले ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगाएगा, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के हिसाब से बी वाला ए वाले पर भी नॉर्मल लगाएगा। दोनों ही ब्लॉक्स एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। तो जो नॉर्मल हमने बी पर ऊपर दिखाया है वैसा ही नॉर्मल हमको ए पर नीचे भी दिखाना पड़ेगा एज अ रिएक्शन ऑफ दैट नॉर्मल। यहाँ पर एक एन दिखाओगे। उसके अलावा जो सरफेस है यानी ग्राउंड, उसकी वजह से ब्लॉक ए के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स आएगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो उस नॉर्मल को हम ब्लॉक ए पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर दिखाओगे नॉर्मल जो कि ग्राउंड से आ रहा है, यहाँ पर एनर्जी डिनोट कर देते हैं, जी फॉर ग्राउंड, नॉर्मल बाय द ग्राउंड। इसके अलावा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल एफ का, वो लिखाएंगे। कैपिटल एफ हम लोगों ने ब्लॉक ए पर अप्लाई किया है तो उसको ब्लॉक ए के फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाओगे। सो दिस इज कैपिटल एफ। अब बचा है हमारे पास सिर्फ फ्रिक्शन फोर्सेस। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम को आपको चेकलिस्ट दिया हुआ है, चेकलिस्ट के हिसाब से हमारी सारी फोर्सेस कंप्लीट हो चुकी हैं एक्सेप्ट फ्रिक्शन फोर्स। सो अब हम फ्रिक्शन फोर्स को ड्रॉ करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स को ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है वो समझो आप। फ्रिक्शन फोर्स को कैसे ड्रॉ करना होता है वो एक बार देखना। हम जिस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम लोगों ने लेफ्ट वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया है, तो जब हमने लेफ्ट वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया है तो आप लेफ्ट ब्लॉक के ऊपर, सॉरी लोअर ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो जो लोअर ब्लॉक है उस पर हम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट साइड पर दिखाएंगे। दैट मीन्स अगेंस्ट कैपिटल एफ दिखाओगे। और दूसरे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ दिखाएंगे। फिर से बोल रहा हूं आपको, और ओरिजिनल फिगर में भी समझो आप इसको। जिस पर हम कैपिटल एफ लगा रहे हैं उस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड, और यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं। अरे ये फ्रिक्शन अगर हमने इस पे बैकवर्ड दिखाया है तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक फोर्सेस पेयर में आती हैं। तो अगर लेफ्ट साइड का फ्रिक्शन लग रहा होगा तो उसका एक पेयर भी होगा, उसका एक्शन रिएक्शन होगा। ब्लॉक बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में दिखाना होगा आपको। अगर हम राइट वाले ब्लॉक की बात करें, राइट वाले फिगर में, तो राइट वाले फिगर में यही डायरेक्शंस पलट जाएंगी, क्योंकि राइट वाले फिगर में कैपिटल एफ वाली फोर्स, कैपिटल एफ की फोर्स हमने ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाई हुई है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स को हम लेफ्ट साइड दिखाएंगे और नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स को हम राइट साइड दिखाएंगे। तो पहले ये भी कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि कौन से ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लगेगा और कौन सी ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा। मैं फिर से इसको रिपीट करके बोल रहा हूँ। जिन इन दोनों में से जिस ब्लॉक पर हम लोग कैपिटल एफ वाली फोर्स को अप्लाई करेंगे उसमें फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल एफ के अपोजिट साइड पर दिखाओगे, और दूसरे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ की डायरेक्शन में दिखाएंगे। मतलब एक ब्लॉक का फ्रिक्शन इन डायरेक्शन ऑफ एफ दिखाना है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल एफ, और एक ब्लॉक का फ्रिक्शन फोर्स कैपिटल एफ के अपोजिट दिखाना है। किस पर अपोजिट दिखाना है और किस पर इन डायरेक्शन दिखाना है ये डिपेंड करता है कि कैपिटल एफ हम लोगों ने ए और बी में से किसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो अब ये हमने फ्री बॉडी सर डायग्राम, हाँ जी बताएं। सर ये बताइए, सर जिस ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं सर उसके जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होता है वो दूसरे का ऑपोजिट क्यों होता है सर? इसका रीजन एक बार फिर से बता दीजिए। रीजन इसलिए होगा कि जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये ब्लॉक मोशन में जाना चाहेगा ना। कैपिटल एफ लगाओगे जब ब्लॉक के ऊपर तो इस ब्लॉक ए के मूव करने की चांसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानेगी।
ब्लॉक ए, टेंडेंसी से हम लोग देख सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ मोशन। हाँ वही टेंडेंसी की, क्योंकि हम ब्लॉक ए को पुश कर रहे हैं तो ब्लॉक ए का मोशन फॉरवर्ड होना चाहेगा, और फ्रिक्शन हमेशा उस मोशन को अपोज करने के लिए, दैट मींस कि ब्लॉक ए को अगर हम फॉरवर्ड पुश करना चाह रहे हैं तो उसको रेजिस्ट करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड जा रहा है। राइट वाले डायग्राम में हम ब्लॉक बी को फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं, तो जब बी को फॉरवर्ड पुश करेंगे तो बी वाले का मोशन फॉरवर्ड होना चाहेगा, और उसका मोशन अगर फॉरवर्ड होना चाहेगा तो उसके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन दिखाएंगे उसको। सिंपली टेंडेंसी ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जो दूसरा ब्लॉक है उसकी पहले वाले की ऑपोजिट क्यों फ्रिक्शन लग रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है ना ये तो, फोर्सेस सर का। जैसे पहले ए पे लगाया। अच्छा ये, सर। तो ये फ्रिक्शन कौन लगाएगा? फोर्स एक हमेशा एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है, तो ये जो फ्रिक्शन हम लेफ्ट साइड लगा रहे हैं, ये लगाने वाली बॉडी कौन सी है? मतलब फोर्स क्या है? एक मतलब पुश और पुल करने के लिए कोई चाहिए ना हमको, फोर्स मतलब पुश और पुल कह दीजिए। तो ये फ्रिक्शन लगा कौन रहा है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो हमने लेफ्ट साइड दिखाया है, ये लगाया तो बी की वजह से गया था। तो अगर बी, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए ऑब्जेक्ट बी वाले पर फोर्स लगाएगा तो बी वाला ऑब्जेक्ट ए वाले पर भी फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पर लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लगाई, तो फिर ए ने बी पर राइट साइड फ्रिक्शन लगाई हुई है। ये न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से चल रहा है आपका। समझ गया सर, समझ गया। फोर्सेस का एक्शन एंड नहीं सर, रिएक्शन। मैं ग्राउंड और ब्लॉक्स के बीच में नहीं, ग्राउंड और ब्लॉक में फ्रिक्शन है नहीं, पहली बार देखिए यहाँ पर। हाँ, सरफेस स्मूथ है ना। स्मूथ ये है। अभी वो केस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी वो आगे हम कंसिडर करेंगे, बट पहले बेसिक वाला समझ लें फिर। सो मेन पार्ट ये होता है, क्योंकि यहाँ तक का पार्ट अगर आप सही से कर लोगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अब करना क्या है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम तो आपको वैसे भी ड्रॉ करना होगा, न्यूटन लॉ के कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसको ड्रॉ करिए। अब उसके बाद बिगिनिंग में जब अभी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है पूरी तरीके से, तो आप ये थ्योरी को रेफर करते रहो, बार बार रेफर करो, क्वेश्चन के हिसाब से चलो। क्वेश्चन में लिखा है द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स मूव एज वन यूनिट। तो हमें क्या करना है इसके अंदर? हमें न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और उनको इक्वेट करना है। तो मैं अब यही काम करने जा रहा हूं। कैसे करने जा रहा हूं देखिए आप। फ्री बॉडी डायग्राम मेरा बन चुका है। अब ब्लॉक ए, और मैं क्वेश्चन के पार्ट ए के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि दे मूव टुगेदर। तो मान लिया कि ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन फॉरवर्ड साइड पर ए है एंड ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड साइड पर ए होगी। ये इस बेसिस पे कह रहे हो क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है दे आर मूविंग टुगेदर, तो हमने दोनों को सेम एक्सेलरेशन पे मान लिया। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन जब ब्लॉक ए के लिए बनाएंगे तो वहां पर लिखोगे कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू उसका मास 3 इंटू एक्सेलरेशन फर्स्ट। और ब्लॉक बी के लिए, तो ब्लॉक बी पर एक्सेलरेशन के पैरेलल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है फ्रिक्शन वाला, उसको रखेंगे मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2। ये इक्वेशंस न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जो नॉर्मल और 20 है ये आपस में बैलेंस रहेंगे, यानी कैपिटल एन बराबर 20 के हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू 20। और इधर जो नॉर्मल बाय ग्राउंड है उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी होगी, इनके बारे में भी कह सकते हो। एन और 20 में आपस में रिलेशन होगा, एन बराबर 20 लिख देंगे, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, कह सकते हो। और एन जी जो कि नॉर्मल बाय ग्राउंड है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप फोर्सेस से बैलेंस कर दो, तो वो डाउनवर्ड 30 और डाउनवर्ड एन का समेशन होगा, यानी कि एन प्लस 30। और एन की वैल्यू 20 है, इसका मतलब ग्राउंड का नॉर्मल 50 के बराबर आ जाएगा, 50 न्यूटन फोर्थ। तो मैं अभी बेटा पहला एग्जांपल है इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत स्लोली चलूंगा, एक एक स्टेप को लिखूंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं स्टेप स्किप करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एग्जाम देना है और स्पीड मैटर करता है वहां पर। इसके बाद आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करिए। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में स्मॉल ए को एलिमिनेट करना है, मेरे को स्मॉल ए एलिमिनेट करना है और स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हुई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। स्मॉल ए एलिमिनेट करना है, स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन फाइंड करना है, और इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ फाइंड आउट करना है। तो अब ये कैसे होगा देखो।
फर्स्ट इक्वेशन से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ बाई 3, और सेकंड इक्वेशन से एक्सेलरेशन को लिख सकते हो आप स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैपिटल एफ माइनस 2 स्मॉल एफ बराबर 3 स्मॉल एफ, एंड देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल एफ होगा वो 5/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आ गया, ये आंसर आ गया। लेकिन हम वापस क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, तो उसमें इन्होंने कहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कैसे निकालेंगे? पहली बात देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, और इस टाइम पर ये फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, ये भी क्वेश्चन है कि इस टाइम ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये स्टैटिक वाला फ्रिक्शन है या फिर ये काइनेटिक वाला फ्रिक्शन है। तो हालांकि बिगिनिंग बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करके बार बार दिखाऊंगा मैं इसको, कि जब दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे होंगे तो आप उस कंडीशन में, इन दिस केस द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो वो कंसेप्ट लगाओगे, मतलब यहाँ पर ये जो एफ लगा रहे ये स्टैटिक है, और अगर ये स्टैटिक है तो इस फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर इस फ्रिक्शन फोर्स की कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नॉर्मल कंसिडर करेंगे, क्या हम ग्राउंड वाला नॉर्मल कंसिडर करें या ये वाला नॉर्मल कंसिडर करें जो ब्लॉक ए और बी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। तो आंसर ये होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लग रहा है आपका, क्या वो ए और बी के बीच में लग रहा है या फिर वो ग्राउंड पे लग रहा है? सर ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में। तो जिन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है वहां पर क्या नॉर्मल रिएक्शन है वो कंसिडर करोगे आप। तो सिंस फ्रिक्शन इज बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी, वी हैव टू कंसिडर द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी, एंड दैट वी हैव डिनोटेड बाय कैपिटल एन हुज वैल्यू इज 20। सो हम यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये म्यू एस, और म्यू एस भी यहाँ पर दे रखा है आपको क्वेश्चन में 0.6 स्टैटिक। तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय दिस नॉर्मल 20 एंड दैट मीन्स कि 12 न्यूटन। तो अब इसी हिसाब से मेरा कैपिटल एफ आएगा कि सिंस कैपिटल एफ इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ, सो देयरफॉर एफ मिनिमम निकालने के लिए 5/2 इंटू एफ मिनिमम करेंगे, एंड एफ मैक्सिमम फाइंड करने के लिए सिमिलरली 5/2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। एफ मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0, बिकॉज फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है, और एफ मैक्सिमम निकालना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी 5/2 इंटू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12, तो दैट मीन्स 30 न्यूटन। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। अभी आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चलना होगा आपको। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 30 न्यूटन। उन्हें उसमें मिनिमम नहीं पूछा गया था बट मैक्सिमम पूछा था, बट फिर भी हम लोगों ने मिनिमम कैलकुलेट कर दिया है, तो 0 होगा वो। ये अभी आपका लेफ्ट फिगर बना है, राइट वाले फिगर को सॉल्व नहीं किया है मैंने। मैं एक बार इसको राइट फिगर वाले को भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, राइट फिगर में क्या आएगा। तो फॉर द राइट फिगर, अगर हम राइट वाले फिगर की बात करते हैं तो उसमें क्या आंसर आएगा। मैं एक साथ 2 एग्जांपल्स कंसीडर कर रहा हूँ, तो दैट आपको ये भी डिफरेंस क्लियर रहे कि फोर्स लोअर ब्लॉक की जगह अपर ब्लॉक पर लगाने पर क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या इसमें भी आंसर मेरा 30 न्यूटन का ही आएगा। मतलब कुल मिलाकर के इस समय आपके सामने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 हैं। 3 क्वेश्चंस फॉर द लेफ्ट फिगर एंड 3 क्वेश्चंस फॉर द राइट फिगर। तो अब आप राइट वाले फिगर में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा अगर आप राइट वाले फिगर के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करें। तो देखिए राइट वाले फिगर के हिसाब से जब हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है तो उसमें फर्क सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शंस का है। आप यही वाले फ्री बॉडी डायग्राम यूज कर सकते हो जो यहाँ पर थे, बट इसमें जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ये पलट जाएंगी। तो ब्लॉक ए का क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और ब्लॉक बी का क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, अगर इसको यूज करके देखो आप। या अगर आप चाहो तो मैं यहीं पर अलाउ कर सकता हूँ, यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ, सो दैट कि रेफरेंस डायग्राम बगल में रहेगा ना। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ब्लॉक ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 इंटू जी 30, ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम में डाउनवर्ड 20। नॉर्मल दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, ग्राउंड का नॉर्मल ब्लॉक ए के ऊपर,
राइट वाले फिगर में कैपिटल एफ वाली फोर्स ब्लॉक बी पर लगाई गई है, तो हम लोग कैपिटल एफ को ब्लॉक बी पर ड्रॉ करेंगे, कैपिटल एफ ऑन ब्लॉक बी। और फ्रिक्शन की जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ब्लॉक बी के ऊपर बैकवर्ड है और ब्लॉक ए के ऊपर फॉरवर्ड है। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, जिस ब्लॉक पर कैपिटल एफ है उसके अपोजिट फ्रिक्शन दिखाइएगा और दूसरे बॉडी पर एक्शन रिएक्शन के हिसाब से दिखाना। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका राइट वाले फिगर के हिसाब से फॉर द राइट फिगर। अब इसको थोड़ा सा ना ऑब्जेक्टिवली करने की कोशिश करेंगे। क्या इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखो अगर हम इसकी इक्वेशंस बनाएं, मैं यहीं पर इक्वेशंस बना रहा हूं, आप समझना। फर्स्ट पार्ट, दे मूव टुगेदर, मतलब कि दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। क्या बनेगी इक्वेशन, देखिएगा फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन। एज पर द फ्री बॉडी डायग्राम, 3 किलोग्राम वाली बॉडी में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए। और 2 kg के ब्लॉक पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, राइट साइड पर कैपिटल एफ और लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन, राइट कैपिटल एफ लेफ्ट फ्रिक्शन। तो कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू उसका मास 2 इंटू ए। अब आप इन दोनों इक्वेशन से कैपिटल एफ की वैल्यू निकाल लें। और अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रीजन हमें पता है कि मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। डायरेक्टली आंसर लाना है, मतलब इक्वेशंस बनानी है, इसमें से स्मॉल ए एलिमिनेट करना है, स्मॉल ए को एलिमिनेट करना है, कैपिटल एफ फाइंड आउट करना है, और फ्रिक्शन की वैल्यू आप मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर ले लो। और मैक्सिमम फ्रिक्शन अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा हुआ है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन की थी यहाँ पर। तो अब आप डायरेक्टली बताओ कि क्या आंसर बनेगा इसके हिसाब से। अगर यहाँ से पूरा सॉल्व करें, कैपिटल एफ की वैल्यू मैक्सिमम वाली वैल्यू निकालनी है मेरे को, कितनी आएगी कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू। स्मॉल एफ को आप डायरेक्टली मैक्सिमम वाला पुट कर दो, 12 पुट कर दो स्मॉल एफ की वैल्यू, स्मॉल ए एलिमिनेट करो, चेक करके बताओ कैपिटल एफ कितना आएगा। बोलिए जल्दी बताए। 20 न्यूटन। 20। ओके 20 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दैट इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फॉर द लेफ्ट फिगर द आंसर विल बी 30 न्यूटन, बट फॉर द राइट फिगर दिस आंसर विल बी 20 न्यूटन। मतलब ये देखो दो क्वेश्चंस कर रहे हो, इसलिए पहले बता दूं आपको, मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि फोर्स हमने के कौन से ब्लॉक पर लगाई है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर बदल जाता है मेरा। फॉर द सेम पार्ट ए in the left figure the answer is 30 newton, but for the same part A on the right figure the answer is 20 newton। और इतने वेरिएशंस होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम कंफ्यूजिंग हो जाती है। मतलब स्टूडेंट्स को ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। 2 ब्लॉक सिस्टम्स हमेशा से कंफ्यूजिंग रहे हैं, कॉन्फिडेंस हमेशा से कम रहा है इसके अंदर। और अगर आप ये जो मैंने रूल्स सेट किए हैं ना, अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हो फिर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप रूल्स को बाईपास करके और डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो 100% ये न्यूमेरिकल गलत ही होने। इसीलिए फर्स्ट 3 पेजेस आप लोग के लिए स्पेशली लिखे गए हैं, ध्यान रखना है इसका। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई फोर्स व्हिच इज डबल ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट। क्या होगा इस क्वेश्चन में बी पार्ट पे, फॉर बी पार्ट सोच के बताएं। थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं और मैं उस डायग्राम को जरा कॉपी करके ला रहा हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डायग्राम कॉपी करके ला रहा हूँ आपको, बिकॉज बार बार उस पेज पे जाना पड़ रहा है, तो इससे बेटर है कि डायग्राम एक बार ले आए। तो डायग्राम ये है मेरा, बाकी क्वेश्चन पहले दे रखा है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन थे ये वाले। तो फर्स्ट पार्ट था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इसका आंसर लेफ्ट फिगर में 30 है और राइट फिगर में 20 है। अब बी पार्ट में हम कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई फोर्स व्हिच इज डबल ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट। करके देखते हैं क्या होगा। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 60 न्यूटन का लगा रहे हैं, और राइट साइड में जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो 40 का लगा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू राइट वाले फिगर में 20 आई थी और लेफ्ट वाले फिगर में 30 आई थी।
सरफेस जो यहाँ पर है ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्मूथ है, सो इसको प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा भी नहीं। अब आपको मैं फ्री बॉडी डायग्राम वैसे नहीं दिखाऊंगा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम की जगह यहीं पर डायग्राम दिखा रहा हूँ। ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहीं पे ड्रॉ कर दे रहे। राइट वाले फिगर में बी पर फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट होगा और ए पर फ्रिक्शन फोर्स राइट होगा। नॉर्मल्स यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, जस्ट क्योंकि वो पीछे ड्रॉ कर चुके हैं, और ग्रेजुअली मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को कम करने जा रहा हूँ। अब ग्रेजुअली मेरे को आंसर चाहिए, स्पीड बढ़ानी है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयारी करनी है, तो हम कुछ स्टेप्स अपने माइंड में रखेंगे और कुछ स्टेप्स हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गए आपके फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शंस। नाउ मैंने आपसे कहा था कि आपके क्वेश्चन में मींस आउटकम इज जनरली गिवन इन दिस प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड। और स्मूथ सरफेस के दो ही आउटकम हैं, या तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे या तो वो साथ नहीं चलेंगे, और अगर वो साथ नहीं चलेंगे तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना है। तो अब आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एंड बी पार्ट हम लोग उसका डबल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सर कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों साथ में चलेंगे। अरे भाई आप लैंग्वेज सर दोनों होगी अलग अलग। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मैक्सिमम था ये, इसके ज्यादा नहीं हो सकता। अब ब्लॉक्स के साथ साथ चलने की मैक्सिमम फोर्स लगा चुके हैं आप पार्टी में। अच्छा, अब उससे ज्यादा लगाएंगे तो क्या अभी भी ये साथ चलेंगे? नो सर, अलग अलग चलेंगे। हाँ, क्योंकि यही तो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में यही चीज तुम्हें पकड़नी होगी, यही लैंग्वेज कैच करनी पड़ती है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। भाई अगर साथ चलने की मैक्सिमम लिमिट 30 न्यूटन की थी और अब हम 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यह ऑब्वियस सी बात है कि ये साथ नहीं चलेंगे। ये आपको ना ये कोई नहीं समझा पाएगा बच्चा, ये लैंग्वेज में। दैट मीन्स कि इट इज नॉट ऑब्वियस दैट ए एंड बी डू नॉट मूव टुगेदर। अब अगर ये डू नॉट मूव टुगेदर है तो हमारी थ्योरी क्या कहती है, बार बार एक बार फिर से पढ़ो, कि अगर हमारा आउटकम ये आ रहा है कि दे डू नॉट मूव टुगेदर, तो नाउ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी काइनेटिक। और इस क्वेश्चन में काइनेटिक वाला कोफिशिएंट कितना दे रखा है, देखो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0.4 है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0.6 है। तो अब हम कौन सा कोफिशिएंट यूज करेंगे फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए? हम 0.6 वाला यूज करेंगे या फिर 0.4 वाला यूज करेंगे यहाँ पर? तो क्योंकि 0.4 0.4 तो अब आप फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक वाला लगाएंगे। फ्रिक्शन इज नाउ काइनेटिक बिकॉज द ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। तो लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन की जब वैल्यू निकालेंगे तो म्यू के क्वेश्चन की लैंग्वेज में 0.4 था, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल ब्लॉक्स के बीच वाला लेना है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स पीछे की वर्किंग में दिखा चुके हैं 20 न्यूटन था। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन की वैल्यू अब 8 न्यूटन के बराबर है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो जो ब्लॉक ए है उस पर अगर आप फोकस करिए, ब्लॉक ए के ऊपर, तो ब्लॉक ए के ऊपर 60 न्यूटन की फोर्स राइट साइड लग रही है और ब्लॉक ए के ऊपर 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक 3 किलोग्राम का है। तो इस पर टोटल अनबैलेंस फोर्स 60 माइनस 8 यानी कि 52 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स ऑन अ मास ऑफ 3 किलोग्राम। So divided by 3, unbalanced force divided by mass equal to the acceleration of block A। और ब्लॉक बी के लिए जब बात करोगे, ब्लॉक बी के लिए कितनी एक्सेलरेशन आएगी? तो ब्लॉक बी के लिए अगर हम फोर्सेस को कंसीडर करते हैं तो ब्लॉक बी पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन की सिर्फ सिंगल फोर्स स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू 8 न्यूटन की है और ये 2 किलोग्राम का मास है। तो अनबैलेंस फोर्स 8 डिवाइडेड बाय द मास 2 इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ये लेफ्ट वाले फिगर में है। राइट वाले फिगर में अगर हम ब्लॉक ए का डायग्राम निकालना चाहें, राइट वाले में ब्लॉक ए का क्या आंसर आएगा? तो ब्लॉक ए के केस में राइट वाले फिगर की बात कर रहा हूं, तो राइट वाले फिगर में ब्लॉक ए के ऊपर सिर्फ स्मॉल एफ है जो कि इक्वल टू 8 न्यूटन के बराबर है, 3 किलोग्राम इसका मास है।
तो एक्सेलरेशन फॉर ए विल बी 8 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगी इसकी। और ब्लॉक बी के केस में जब जाओगे तो ब्लॉक बी के केस में दो फोर्सेस है, 40 न्यूटन की फोर्स जो हम लोगों ने लगा रखी है बाहर से 40 न्यूटन, और उसके अपोजिट में फ्रिक्शन जो कि 8 न्यूटन का है, 2 किलोग्राम इसका मास है। अनबैलेंस फोर्स हो गया 40 माइनस 8 32 एंड डिवाइडेड बाय मास 2, ये ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके लैंग्वेज को ट्रैक करना पड़ता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब इसका तीसरा पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई फोर्स विच इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, अगर आप उससे कम यानी उससे हाफ फोर्स लगाते हो, आपको सिर्फ ये पहले बताना होगा, आपको ना क्वेश्चन में ये बताना होगा इनमें से क्या होगा, मतलब कि दे विल मूव टुगेदर और दे विल नॉट मूव टुगेदर, ये डिसाइड करना है आपको। क्वेश्चंस में ये डिसाइड करना पड़ता है, साथ चलेंगे या साथ नहीं चलेंगे। और वो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट वहां पर जो फोर्स लगाई है वो मैक्सिमम थी उनके साथ चलने के लिए, सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर उससे कम फोर्स लगाते हैं तो आप अपने आप बताओ, they'll move together. मूव टुगेदर। चलेंगे ना। अगर मैक्सिमम है वो कि अगर 30 न्यूटन पे साथ चल सकते हो तो 30 न्यूटन से कम की फोर्स पर भी साथ चलोगे। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? यस सर। तो अब सी पार्ट में क्या हुआ आंसर, क्वेश्चन के सी पार्ट पे जाओ। ये तो हो गया क्वेश्चन का बी पार्ट। तो क्वेश्चन का हमने ने पार्ट बी सॉल्व किया, अब उसी क्वेश्चन का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में सिंस एफ इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एट विच ब्लॉक्स वर मूविंग टुगेदर। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर जैसे जो पिछले वाले डायग्राम में सर एक्सेलरेशन आया था हमारा ब्लॉक्स का, तो उसमें सर ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन था वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स किस डायरेक्शन में है? अनबैलेंस फोर्स किधर है? आप उसके फोर्सेस को देखो। लेफ्ट फिगर में बोल रहे हो राइट फिगर में? सर लेफ्ट वाले में। राइट साइड ही आएगा। प्रैक्टिकल करके देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, कुछ मत करिए, आप मेरी बात ना सुनिए। आप एक किताब लो, उस किताब के ऊपर एक और किताब रख दीजिए और नीचे वाली किताब को पुश करो फिंगर से। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, दोनों कहाँ जाएंगे? सर राइट साइड में। देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड से धक्का दूंगा तो राइट में ही जाएंगे सर। तो जिधर पुश करोगे उधर ही जाएंगे ना वो। सर तो अगर हम राइट साइड पुश कर रहे हैं तो चलेंगे तो दोनों राइट साइड पे ही, दोनों राइट साइड चलेंगे। बी भी राइट साइड चलेगा, ए भी राइट साइड चलेगा। बस होगा सिर्फ इतना कि या राइट तो थोड़ा ज्यादा तेजी से चला जाएगा। हाँ, जो नीचे वाला है, नीचे वाली बुक होगी वो ज्यादा तेजी से चलेगी। बस ये हो सकता है कि या तो वो साथ चलेंगे या फिर साथ नहीं चलेंगे। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है मैं बताऊं आपको, इन सब के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है। इसमें से कौन सा ब्लॉक किसको कैरी कर रहा है, एक बार फिर से कंसेप्ट समझो। क्या ए वाला ब्लॉक बी को कैरी कर रहा है या फिर बी वाला ब्लॉक ए को कैरी कर रहा है, ये समझो आप कंसेप्ट। यस सर। और सर दोनों एक दूसरे सरफेस की तरह एक्ट कर रहे हैं सर। बिल्कुल। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, दो ब्लॉक्स के बीच में जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगता है ना, वो उसकी टेंडेंसी ये होती है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स की टेंडेंसी ये होती है कि जिस एक्सेलरेशन पर ब्लॉक ए चल रहा है उसी एक्सेलरेशन पर ब्लॉक बी भी चले। ये टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा है और दोनों ब्लॉक मूव करने की कंडीशन में हैं, तो फ्रिक्शन की टेंडेंसी ये होगी कि जिस एक्सेलरेशन से ए चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से बी भी चले। लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स लगाई है वो कम लगाई है या ज्यादा लगाई है। मतलब अप्लाइड फोर्स की एक लिमिट तक दोनों ब्लॉक्स साथ साथ एक्सेलरेशन पे चलते हैं और अप्लाइड फोर्स की एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाने पर दोनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सेलरेशन पे चलेंगे। और हम इस एग्जांपल में वो लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। पार्ट ए में हम वो लिमिट ही निकाल रहे हैं कि कब तक ऐसा होगा कि ये दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। तो वो लिमिट लेफ्ट फिगर में 30 न्यूटन की आई है, राइट फिगर में 20 न्यूटन की आ रही है। यानी कि राइट वाले फिगर में 20 न्यूटन या उससे कम फोर्स लगाएंगे
तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, और 20 न्यूटन या उससे ज्यादा का फोर्स लगा देंगे तो ये साथ साथ नहीं चलेंगे। लेफ्ट में यही वैल्यू डिफरेंट है। 30 न्यूटन तक की फोर्स पर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी साथ साथ चल सकते हैं, और 30 न्यूटन से ज्यादा की कोई भी फोर्स लगाओगे तो ए का अलग एक्सेलरेशन आएगा, बी का अलग एक्सेलरेशन आएगा। इसका मेन कंसेप्ट ही यही है। यही तो आपको थ्योरी समझा रहा हूं यहाँ पर कि दो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन होगा क्या, ये तो क्या होगा, इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी इसके बारे में कहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू द सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली वी आर पुशिंग द ब्लॉक्स। आपके पुश करने की लिमिट पर डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पर। व्हाट इज हैपनिंग, एंड हैपनिंग में क्या क्या है। व्हाट इज हैपनिंग का मतलब ये दो बातें कि क्या वो साथ चल रहे या साथ नहीं चल रहे। अब सी पार्ट का आंसर बता दे क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई फोर्स विच इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फाउंड इन द प्रीवियस पार्ट। तो नेचुरल सी बात है कि अगर 30 न्यूटन से पुश करने पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ये साथ चलेंगे, तो उससे कम फोर्स लगाने पर तो बट ऑब्वियस है कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ ही चलेंगे। यानी कि पार्ट सी का मतलब बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियसली हो गया। दैट इज वेरी ऑब्वियस दैट द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। और ऐसी कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन होता है जब दोनों ब्लॉक साथ चलने लगे, तो आप यहाँ फ्रिक्शन कौन सा लगाएंगे, राइट। फ्रिक्शन को आप यहाँ पर स्टैटिक वाला यूज करेंगे। अब एक बार फिर से लेफ्ट फिगर में और राइट फिगर में देखते हैं। जो लेफ्ट फिगर है और जो राइट फिगर है वहां पर क्या होगा, एक बार फिर से देखते हैं इसको। तो देखो एक बार फिर से मुझे डायग्राम फिर से उठाना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ी सी तैयारी नहीं कर पाया आज। एनीवे ये डायग्राम में गड़बड़ हो गया यार, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा ना कोऑपरेट कर लीजिएगा इसमें क्या हुआ, तो डायग्राम गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। हाँ जी, देखो क्या होगा। लेफ्ट वाले फिगर में अब हम कितना फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर है हाफ ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम 30 था, इसका मतलब अब आप 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। राइट वाले फिगर में आप कितना फोर्स लगा रहे हो, तो राइट वाले फिगर में मैक्सिमम 20 था, उसका हाफ यानी कि 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो। और होगा क्या इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में हम लोग को पता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड दिखा दो, ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड दिखा दो। राइट के डायग्राम में बी पर फ्रिक्शन लेफ्ट दिखाओ और ए पर फ्रिक्शन राइट दिखाओ। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करो, आपको जो नोट्स में दे रहा हूं उसको फॉलो करो। नंबर 1, टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स सिंपली यूज अ न्यूटन लॉ एंड इक्वेट द एक्सेलरेशंस। तो यही काम फिर से करेंगे हम। न्यूटन लॉ लगाते हैं, तो ब्लॉक ए के लिए 15 न्यूटन की फोर्स राइट साइड है और उसके अपोजिट में फ्रिक्शन है, तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक ए 3। और ब्लॉक बी के लिए सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही अनबैलेंस है, सो फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक बी जो कि 2 किलोग्राम है। ये ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन आ गई। तो ये बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन है, ये ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि ये साथ चल रहे हैं, और यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। सिमिलरली राइट वाले फिगर में अगर मैं ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं, तो ब्लॉक ए पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है फ्रिक्शन राइट साइड, तो दैट डिवाइडेड बाय मास 3 किलोग्राम। और ब्लॉक बी का अगर फ्रिक्शन लिखना है, ब्लॉक बी के बारे में देखा जाए तो उस पर 10 न्यूटन की फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में और उसके अपोजिट फ्रिक्शन, तो 10 माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय ब्लॉक बी का मास 2 किलोग्राम, और इनको इक्वेट कर दो इधर से, और ये बी का एक्सेलरेशन आया, दोनों को इक्वेट कर देंगे। और यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या क्या बनेगी फर्स्ट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में। लेफ्ट फिगर में कितना आ रहा है और राइट फिगर में कितना आ रहा है। आई थिंक 230 दोनों में 6 न्यूटन आ रहा है। वो अलग बात है, जहाँ वो न्यूमेरिकल कोइंसिडेंस होता है कि 6 न्यूटन दोनों में आ रहा है, वो अलग बात है।
ठीक है, और एग्जांपल दिखाता हूँ तब और क्लियर करोगे। ये एग्जांपल देखो, देखिए अब मैंने ग्राउंड पर फ्रिक्शन लिया हुआ है, ग्राउंड पर फ्रिक्शन है, ध्यान देना। जो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है लेफ्ट फिगर में और राइट फिगर दोनों का डेटा सेम है। देखिए द सरफेस इज रफ एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.7 एंड 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.6 एंड 0.4। तो रफनेस दोनों जगह पे है, सरफेस भी रफ है और ये ब्लॉक्स भी रफ है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड, मतलब वो तो क्वेश्चन हो गया कि एफ निकालना है, और किस कंडीशन पे निकालना है? द होल सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। तो अब ग्राउंड वाले फ्रिक्शन की थ्योरी को एक बार फिर से देखते हैं। ये था कि अगर सरफेस रफ हुआ ना, ग्राउंड पर अगर रफनेस हुई तो तीन पॉसिबिलिटीज थी। हमारे क्वेश्चन में कौन सी पॉसिबिलिटी दी गई है हमें? हमारे इस न्यूमेरिकल में हमें कौन सी पॉसिबिलिटी दी गई है? हाँ जी, एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट, फर्स्ट वाली। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो हमें क्या करना चाहिए। इन दिस केस द फ्रिक्शन एट ग्राउंड एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स बोथ मस्ट बी स्टैटिक एंड विद इन द लिमिटिंग वैल्यूज। टू फाइंड द एक्टिंग वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ब्लॉक एंड बैलेंस द फोर्सेस। तो अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में कहा गया कि द होल सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। होल सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, हमें सिर्फ फॉलो करना है, हम अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे इसके अंदर, हमें सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। देखो लेफ्ट फिगर में और राइट फिगर में, हम पहले लेफ्ट फिगर को अलग सॉल्व करेंगे और राइट वाली फिगर को अलग, मतलब पैरेलली आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। लेफ्ट वाली फिगर में हम लोग फ्रिक्शन दिखा लेते हैं। ब्लॉक ए पर अपोजिट फ्रिक्शन दिखा दो और ब्लॉक बी पर राइट साइड फ्रिक्शन दिखा दो। जबकि राइट वाले फिगर में बी पर लेफ्ट फ्रिक्शन दिखाएंगे और ए पर राइट फ्रिक्शन दिखाएंगे। और हमने अभी पीछे अपनी गाइडलाइंस में क्या पढ़ा हुआ है कि जब होल सिस्टम एट रेस्ट है तो मुझे फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो ये बताओ ब्लॉक ए में कौन किसा फोर्स किसको बैलेंस करेगा? ब्लॉक ए में कैपिटल एफ लग रहा है राइट साइड डायरेक्शन में, कैपिटल एफ राइट साइड और स्मॉल एफ लेफ्ट साइड। एक और फ्रिक्शन होगा इसमें, सॉरी एक फ्रिक्शन भी रह गया इसमें। कौन सा फ्रिक्शन रह गया, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ग्राउंड वाला जो होगा नीचे ग्राउंड में लग रहा होगा। हाँ, तो ग्राउंड भी ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लगाएगा, दूसरा फ्रिक्शन भी होगा। यहाँ पर दो फ्रिक्शंस होंगे। तो अब मैं इसको ना अलग अलग सिंबल लिखूंगा। इसको एफ जी मतलब फ्रिक्शन एट ग्राउंड, और इसको एफ बी फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक। एफ बी से ब्लॉक का फ्रिक्शन और एफ जी से ग्राउंड का फ्रिक्शन। तो अब आपका डायग्राम तैयार है। अब डायग्राम तैयार करने के बाद आप लेफ्ट फिगर में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि होल सिस्टम इज एट रेस्ट, तो मुझे फोर्सेस को बैलेंस करना है। सिर्फ होल सिस्टम एट रेस्ट का मतलब फोर्स बैलेंस कर दो आप। अब बताओ लेफ्ट साइड की फिगर में कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करेगा? तो लेफ्ट साइड की फिगर में ब्लॉक ए के लिए आते हैं। पहले ब्लॉक ए पर आओ। ब्लॉक ए पर कौन सा फोर्स राइट साइड लग रहा है, कौन सा फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है? तो ब्लॉक ए पर राइट साइड का फोर्स कैपिटल एफ है, ये वाला कैपिटल एफ राइट साइड लग रहा है, और लेफ्ट साइड पर एफ बी और लेफ्ट साइड पर एफ जी। तो राइट वाला फोर्स लेफ्ट वाली दोनों फोर्सेस को मिल करके बैलेंस कर देगा, यानी कैपिटल एफ इक्वल टू एफ जी प्लस एफ बी। अब ब्लॉक बी के लिए कैसे बैलेंस करेंगे? ब्लॉक बी के लिए तो ब्लॉक बी पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? वर्टिकल छोड़ दीजिए, नॉर्मल एमजी छोड़ दें, वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब नहीं हमें। तो कौन सा फोर्स है ब्लॉक बी पर एज पर द फ्री बॉडी डायग्राम? इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है, उसके बाद कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ब्लॉक बी पर एफ बी है, एफ जी नहीं होगा। ब्लॉक बी पर सिर्फ एफ बी है, क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन ए ब्लॉक के ऊपर है, ग्राउंड का फ्रिक्शन बी ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, बी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। तो ब्लॉक बी पर सिर्फ एक फोर्स है, वो है एफ बी राइट साइड डायरेक्शन में, और उसको मुझे बैलेंस करना है। तो करोगे किससे बैलेंस उसको? एफ बी को कौन बैलेंस करेगा, मतलब इस फोर्स को कौन कैंसिल करेगा? तो एफ बी के अपोजिट पर कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि एफ बी के अपोजिट जीरो है,
कुछ भी नहीं होने का मतलब 0 हो गया, इसका मतलब एफ बी की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज फोर्स बैलेंस नहीं होगा। तो अब इनको सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है, एफ बी तो 0 हो ही रहा है सेकंड इक्वेशन से, एंड फर्स्ट इक्वेशन से एफ ऑफ ग्राउंड, फर्स्ट इक्वेशन से एफ ऑफ ग्राउंड, अगर एफ बी की वैल्यू 0 हो गई है तो फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल एफ बराबर एफ ऑफ ग्राउंड, यानी एफ ऑफ ग्राउंड इक्वल्स टू कैपिटल एफ। लेकिन हमें पूछा क्या गया है इसके अंदर यार, हमें कैपिटल एफ तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, तो पूछा है इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसी से। तो अगर मुझे कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे ग्राउंड वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, बिकॉज कैपिटल एफ इक्वल्स टू द फ्रिक्शन एट ग्राउंड है। और ग्राउंड वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये तो डेटा पर डिपेंड करता है कि ग्राउंड के फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो सरफेस इज रफ और वहां का स्टैटिक कोफिशिएंट 0.7 है, तो ग्राउंड का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल से। अब कौन से नॉर्मल से मल्टीप्लाई करोगे, अब की बार कौन सा नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे? सब ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में लग रहा है नॉर्मल। तो वो कितना था, ए 3 किलोग्राम था और बी 2 किलोग्राम था, तो ग्राउंड वाला नॉर्मल पिछले न्यूमेरिकल में निकाला था आप लोगों ने, कितना लग रहा था वो ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा था? तो 50। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 35 न्यूटन। अब राइट वाले फिगर में भी यही काम करना है। तो राइट वाले फिगर में ए वाले ब्लॉक के लिए फोर्स बैलेंस करेंगे और बी वाले के लिए भी फोर्स बैलेंस करेंगे। तो पहले आप बॉडी ए को देखो, बॉडी ए, तो बॉडी ए पर राइट साइड एफ बी है और लेफ्ट साइड एफ जी है, राइट में एफ बी और लेफ्ट में एफ जी, तो इनको बैलेंस करेंगे, एफ बी इक्वल टू एफ जी। और बी वाले केस में, तो बी वाले केस में, ब्लॉक बी वाले केस में राइट साइड पर कैपिटल एफ, लेफ्ट साइड पर एफ बी, इनको बैलेंस करोगे। अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या कर रहे हैं, दैट मींस क्लियर है, इट इंप्लाइज दैट कैपिटल एफ इक्वल्स टू एफ बी एंड सिंस कैपिटल एफ बी इज इक्वल्स टू एफ जी, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। अब एफ की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये जो एफ बी है और ये जो एफ जी है, इनकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू और एफ जी की मैक्सिमम वैल्यू निकाले अगर, मतलब इनकी लिमिटिंग वैल्यूज, तो कैसे निकालेंगे? ग्राउंड का मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने के लिए ग्राउंड वाला कोफिशिएंट 0.7 और ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन 50, लेकिन ब्लॉक के बीच के फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट स्टैटिक वाला 0.6 दे रखा हमें, तो यहाँ 0.6 लगाएंगे और इनटू नॉर्मल, और एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ब्लॉक के बीच वाला नॉर्मल लेंगे और ब्लॉक के बीच वाला नॉर्मल यहाँ पर 20 है, यानी कि इधर 12 है उधर 35 है। और आंसर क्या बनेगा बताओ? दोनों तरफ इक्वल टू साइन है, लेफ्ट साइड भी इक्वल टू है, राइट साइड भी इक्वल टू है, मतलब कैपिटल एफ एफ बी के भी बराबर होना चाहिए और कैपिटल एफ एफ जी के भी बराबर होना चाहिए। तो कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिया जा सकता है, जबकि एफ बी मतलब ब्लॉक्स का फ्रिक्शन 12 न्यूटन से ज्यादा कभी होगा नहीं और ग्राउंड का फ्रिक्शन 35 से कभी ज्यादा नहीं होगा, और कैपिटल एफ अगर इन दोनों के बराबर रखना है मुझे, तो क्या आंसर बनेगा? कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 12 सर 12। हाँ, क्योंकि दोनों के बराबर होना है ना उसको, तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको रख दो आप, क्योंकि अगर हम कैपिटल एफ 12 से ज्यादा ले लेंगे तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ बी बराबर हो ही नहीं पाएंगे। जब एफ बी मैक्सिमम 12 है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ की कोई ऐसी वैल्यू तो हो नहीं सकती है जो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स के हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा हो जाए, अदरवाइज फिर यह इक्वल टू साइन नहीं आ पाएगा कभी।
आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही इसको? यस सर। Yes, sir. वो गाइडलाइंस के साथ चलना, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, स्मार्टली प्ले करने लगते हैं, उनको लगता है कि उनको समझ आ गया है। देखो मैं सच्चाई बताऊं, 2-3 एग्जाम्पल के बाद उनको ऐसा लगने लगता है कि हम समझ गए। फैक्ट ये है कि कम से कम 7-8-9 न्यूमेरिकल लगाओगे तब कहीं जा करके इस बात के चांसेस है कि शायद आप समझ गए। कंफर्म तो तब भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द होल सिस्टम मूव एज 1 यूनिट। तो आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटी कौन सी पॉसिबिलिटी हुई यहाँ पर? मैं तो बार बार इस पन्ने को पलटूंगा। 3 पॉसिबिलिटीज में 1 entire system is at rest, B system of the block move as 1 unit and all blocks move together with the same acceleration, and 3 the system of blocks do not move together and they have different acceleration. Second possibility. क्वेश्चन कह रहा है, ये सब क्वेश्चन में होता है, हम लोग को अपनी तरफ से नहीं कुछ करना है, हमें जस्ट क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है और उसी के अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने हैं। तो सेकंड वाला तो हमने थ्योरी पढ़ी, इन दिस केस द फ्रिक्शन एट ग्राउंड विल बी काइनेटिक and that between the blocks will be static. To find friction between the blocks simply use a Newton's second law and equate the acceleration. तो ये मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने की गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन पढ़ ली मैंने कि फ्रिक्शन एट ग्राउंड को काइनेटिक कर देंगे, दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसको फाइंड करने के लिए मैं दोनों के एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ से निकाल करके इक्वेट कर दूंगा। तो मैं अब ये चीज करने जा रहा हूं, वहां पर सेकंड पॉइंट को वहां पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में मैं नॉर्मल और एमजी को फिर से नहीं दिखाऊंगा, कोई जरूरत नहीं मुझे। तो हम पहले ब्लॉक्स वाला फ्रिक्शन दिखाएंगे, ठीक है, और उसको हमने डिनोट किया है एफ बी से। राइट वाले फिगर में जब यही फ्रिक्शन दिखाना होगा तो ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन बैकवर्ड दिखाएंगे और ब्लॉक ए पर फॉरवर्ड दिखा देंगे। ये हो गया ब्लॉक बी का फ्रिक्शन। अभी एक फ्रिक्शन बचा है ग्राउंड वाला, तो वो भी दिखा देते हैं, ब्लॉक ए पर लेफ्ट साइड और यहाँ पर भी ब्लॉक ए पर लेफ्ट साइड। तो ये फ्रिक्शन एट ग्राउंड हो गया। अभी जो हम लोगों ने पीछे पलट करके देखा तो उसमें से कौन सा फ्रिक्शन इसमें काइनेटिक है? ग्राउंड वाला। ग्राउंड वाला। एफ जी काइनेटिक है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? अगर ये काइनेटिक है तो क्या होगा? ये हो जाएगा म्यू के जो ग्राउंड पर लग रहा है, म्यू के एट ग्राउंड एंड नॉर्मल एट ग्राउंड। तो कितना है म्यू के एट ग्राउंड? और क्वेश्चन में सब लिखा होता है, म्यू के एट ग्राउंड 0.5 है, और आप देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज, या 0.7 एंड 0.5, और नॉर्मल एट ग्राउंड 50 है ना, वो 50 है, यानी कि 25 न्यूटन। फ्रिक्शन जो ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है ये स्टैटिक है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इसको हम इक्वल टू नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक रेंज होती है, मतलब इट बिलोंग्स टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो वो 12 आएगा। तो स्टैटिक में प्रॉब्लम है, काइनेटिक में तो इक्वल टू साइन चलता है, लेकिन स्टैटिक की एक रेंज बोलती हो कि 0 से 12 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू। और इसीलिए ना जानते हो यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, आपको देखो थ्योरी में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे वाली थ्योरी में, सॉरी यहीं पर इसीलिए लिखा हुआ है टू फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, बिकॉज हमको मालूम नहीं कितना फ्रिक्शन लग रहा है, हमको ये पता है कि उस फ्रिक्शन की रेंज क्या है, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है वो, बट एक्चुअल में क्या लग रहा है ये तो पता नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों के एक्सेलरेशन को इक्वेट करना है मुझे। अब मैं इक्वेट कैसे करूंगा, देखो न्यूटन लॉ लगाते हैं और लेफ्ट फिगर में, लेफ्ट वाले फिगर में देखिए न्यूटन लॉ क्लियरली कहता है कि एक्सेलरेशन बराबर अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सिंपल सा स्टेटमेंट है, अनबैलेंस फोर्स निकाल दीजिए और उसको मास से डिवाइड कर दो। तो ये बताओ ये कंसेप्ट अगर मैं ब्लॉक ए के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहूं तो ब्लॉक ए पर कौन सा फोर्स अनबैलेंस है? तो ब्लॉक ए पर देखो, ब्लॉक ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर बना हुआ है, ब्लॉक ए पर राइट साइड का फोर्स कैपिटल एफ
लेफ्ट साइड में FG और लेफ्ट साइड में FB। तो राइट साइड हो गया कैपिटल F माइनस FG की वैल्यू 25 है और लेफ्ट साइड पर FB, ये टोटल अनबैलेंस फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय उसका मास 3 किलोग्राम इक्वल टू ब्लॉक बी के केस में जब जाएंगे तो ब्लॉक बी के केस में फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से सिर्फ एक फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स, वो है FB और डिवाइडेड बाय इसका मास 2। ये बी वाले का एक्सेलरेशन हो गया और दोनों को इक्वल करना है, इक्वेट करना है। आप देखो इससे इक्वेट करके कैपिटल F और FB के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। अब सुनो एक और बात, अब आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड हमें कैपिटल F नहीं निकालना है, कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन से कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब आप एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओ कि आप FB की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आपको कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यानी इस इक्वेशन में FB की क्या वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर? एज पर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F। सो टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F निकालने के लिए FB की मैक्सिमम वैल्यू रख देते। FB की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन की है। अब आप सॉल्व करके देख लो कैपिटल F कितना आ रहा है इसके हिसाब से, कैपिटल F मैक्सिमम कितना आ सकता है, यही क्वेश्चन है मेरा। स्मॉल FB को 12 रख दो आप, इसको स्मॉल FB को 12 के इक्वल। बोलो 55 न्यूटन। यही काम अगर हम राइट वाले फिगर में करें, यही काम अगर आप राइट वाले फिगर में करो तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। देखो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन राइट वाले फिगर में ब्लॉक ए पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में FB है और बैकवर्ड डायरेक्शन में FG है, डिवाइडेड बाय इसका मास 3, ये एक्सेलरेशन आ गया। और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए ब्लॉक बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल F है और बैकवर्ड डायरेक्शन में FB है और डिवाइडेड बाय इसका मास 2। मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है और इसको इक्वेट करने में FG की वैल्यू तो हम क्या रखेंगे, तो FG की वैल्यू 25 न्यूटन रखेंगे एज काइनेटिक है। वो रीजन उसका ये है कि वो काइनेटिक है। और FB की वैल्यू क्या रखेंगे, तो FB की वैल्यू हम 12 न्यूटन पुट कर रहे हैं एज वी नीड मैक्सिमम F। तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम F निकालना है इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम पुट किया है 12। अब आप देख लो कैपिटल F कितना आएगा। सॉल्व करके देखो कैपिटल F की वैल्यू इस एग्जांपल में कितनी आएगी। तो भाई सब वैल्यूज पता है, 10/3 आ रहा है कुछ। ध्यान से करिए, ध्यान से करिए। FG 25 है, FB 12 है। कितना आ रहा है बच्चा आंसर? जो भी आंसर है बताओ, तो आंसर तो बताओ कितना आ रहा है। हाँ नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। क्वेश्चन हमेशा क्लियर होता है, इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको लैंग्वेज रीड करनी आनी चाहिए। अब इसमें तो 3 ब्लॉक्स हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है,
तो लेफ्ट साइड पर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब कि m निकालना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया कि m चाहिए आपको, लिखा है ना, द होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर किस टाइप का फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सा दिखाओगे यहाँ पर, जो 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के बीच में लगेगा? बोले दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चल रहे हैं, दे विल मूव टुगेदर का मतलब, तो यहाँ पर कौन सा स्टैटिक। हाँ स्टैटिक। अब देखो करना क्या है आपको, सिर्फ इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस सुनो। फ्री बॉडी डायग्राम में रियल डायग्राम में ही दिखा देता हूँ। रियल डायग्राम में कैपिटल एम के साथ mg और इसके अपोजिट में स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स कैपिटल टी। उधर टेबल वाले ब्लॉक्स में 3 किलोग्राम के ऊपर टेंशन फोर्स फॉरवर्ड, ठीक है। अब फ्रिक्शन कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ तो नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन दिखाना है। तो 3 किलोग्राम पर अगर टेंशन फोर्स फॉरवर्ड है तो 3 किलोग्राम के टेंडेंसी चलने की फॉरवर्ड हुई, मतलब ये जो स्ट्रिंग होगी ये स्ट्रिंग 3 किलोग्राम को फॉरवर्ड पुल कर रही है, तो 3 किलोग्राम के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड, और उसका रिएक्शन क्या होगा कि 2 किलोग्राम के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, 2 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड आ जाएगा। बाकी नॉर्मल और mg होंगे वो मैंने कंसीडर नहीं किया है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आपको, नॉर्मल mg की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंट होती है सॉल्व करने की। सपोज कैपिटल एम का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम विल मूव टुगेदर, तो यही एक्सेलरेशन आप 3 किलोग्राम का भी लेंगे और यही एक्सेलरेशन 2 किलोग्राम का भी लेंगे। और अब आप इक्वेशंस लगाओ न्यूटन लॉ वाली, तो 2 किलोग्राम की इक्वेशन क्या बनेगी, 3 किलोग्राम की क्या इक्वेशन बनेगी, और फिर वो कैपिटल एम की क्या इक्वेशन बनेगी, तीनों की इक्वेशंस बनानी है। तो सबसे पहले कैपिटल एम से स्टार्ट करें, उसमें डाउनवर्ड फोर्स mg और अपवर्ड फोर्स t, तो डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, यही न्यूटन लॉ है। 3 किलोग्राम बॉडी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में t और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन। और 2 किलोग्राम बॉडी के लिए सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 2 इंटू ए। अब आप इसमें आंसर ले आओ, और क्योंकि आपको कैपिटल एम निकालना है तो कैपिटल एम, अब देखो यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है कि कैपिटल एम की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एम निकालना है, मैक्सिमम नहीं बोला है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले मैक्सिमम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको कैसे सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनका आंसर कैसे लाएंगे, देखो इन क्वेश्चन से कैपिटल एम कैसे सॉल्व किया जाए। तो बड़ा आसान तरीका है वैसे, कैपिटल एम अगर हमको सॉल्व करना है तो ये आपका थोड़ा सा स्मार्टनेस होगी, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर f और माइनस एफ कैंसिल, t और माइनस टी कैंसिल, लेफ्ट साइड में सिर्फ mg, और राइट साइड में 5 प्लस कैपिटल M इंटू ए, तीनों इक्वेशंस ऐड करके, और यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी mg डिवाइडेड बाय 5 प्लस m। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रखते ही मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 2, और a की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2m, और g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। g की वैल्यू को 10 ले लें तो यहाँ 20m डिवाइडेड बाय 5 प्लस m। और ये फ्रिक्शन कौन सा था, ये क्वेश्चन में आपको पीछे थ्योरी में समझा चुका हूँ कि अगर ये ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये ब्लॉक साथ में चल रहे हैं इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के और कहाँ तक जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है और ऊपर 2 किलोग्राम का मास है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर 12 का है। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देते हैं 12, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ रख देंगे 5 प्लस m। अब यहाँ से m सॉल्व करेंगे, पर ध्यान रखना ये m की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व होके आएगी, और कितनी आएगी अब ये कैलकुलेशन आपको करना है यार। बोलो सर 7.5 आ रही है। तो ये मैक्सिमम है। अब मेरा आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम नहीं पूछा था हमने। तो मेरा आंसर क्या होगा, मैं आंसर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मेरा आंसर ये होगा कैपिटल M कैन हैव एनी वैल्यू
कैपिटल M कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 7.5 किलोग्राम, क्योंकि वो मैक्सिमम था। हमसे यहाँ लिखा ही नहीं है फाइंड, अगर यहाँ कहा होता ना फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M, तो मेरा आंसर 7.5 होता। तो 7.5 किलोग्राम या उससे कम का कोई भी मास होगा तो ये तीनों ब्लॉक्स साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट, अब जरा एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो और मुझे पढ़ करके ये बताओ कि ये केस कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ करके आप बताओ। नंबर 1 स्टेप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के साथ ये होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर ग्राउंड फ्रिक्शन वाला है या ग्राउंड स्मूथ है, ये देख लो, है ना। नंबर 1 पे ये चेक किया करो। ग्राउंड स्मूथ है। स्मूथ है। ठीक है, तो इसमें क्या दो पॉसिबिलिटी बताई गई थी आपको? कौन सी दो पॉसिबिलिटी बताई गई थी? सर यहाँ तो एज अ यूनिट मूव करेगा, यहाँ तो दोनों। यस सर। अच्छा, तो अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ करके तुमको क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन में ये साथ साथ चल रहे हैं कि अलग अलग चल? अलग अलग। कहाँ लिखा है? सर हम लोग पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर जो फोर्स अप्लाई नहीं करें नहीं, उसके। मैं वो बात का ठीक है बच्चा, वो बात सही है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की मिस्टेक बता रहा हूँ कि वो क्या, वो चीजों को अपने लेवल पर एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। मैं यही इंप्रूव कराने की बात कर रहा हूँ। मैं इसी को इंप्रूव करने के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उस आपको ना हैबिट से बाहर निकालना चाहता हूँ जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और इस हैबिट को डालना पड़ेगा आपको। देखो, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, मतलब पूरी लाइफ के लिए तुमसे कह रहा हूँ, आप पूरी लाइफ के लिए, कि कोई भी चीज सामने आए तो जब तक उसको पूरी तरीके से पढ़ ना लो तब तक उस पर कोई रिएक्शन मत देना। फिजिक्स तो छोड़ दो, आप किसी भी चीज की बात कर लीजिएगा आगे, इन जनरल पूरे लाइफ। एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब माय फोर्स पे डिपेंड करेगा कैसे मूव करें। तो ये तो लिखा नहीं है, ये तो लिखा नहीं है इसमें, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि ये साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बोलो। यस सर। यस, नहीं लिखा। हाँ, तो फिर मैं अपनी तरफ से क्यों मान लूं कि साथ चल रहे हैं? अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए, जहां इतनी देर तक आपने जो क्वेश्चंस किए उनमें सब कुछ लिखा हुआ था। अब sometimes the language of the problem is not enough for us to decide which possible case we have to take up. ये आपका वो केस आ गया। In such cases we have to start our working by assuming the possibilities in the order 1, 2 and 3, or based on our assumptions we will solve the numerical and check if the friction force calculated by us is within the limit of friction or not. If the calculated value of friction is within the limit, then our assumption was correct, else we will re-assume the next possibility and resolve the numerical until our assumed possibility is correct. अब मैं इसको समझाता हूं क्या होगा। स्मूथ ग्राउंड पे दो पॉसिबिलिटी थी, या तो वो साथ चलेंगे या तो साथ नहीं चलेंगे। बट क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये क्लियर तो है नहीं कि फर्स्ट केस हो रहा है कि सेकंड केस हो रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियर नहीं है ये चीज। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए पहले आप पॉइंट नंबर 1 को मान लीजिए। पहले मान लो कि पॉइंट नंबर 1 है, मतलब तुक्का मारना जिसको कहते हो, गेस कर रहे हैं कि चलो सिस्टम ऑफ ब्लॉक साथ चल रहे होंगे और हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू उसकी रेंज के अंदर है तो हमारा गेस सही है, और अगर फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू रेंज के बाहर जा रही है तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं हो सकता, ये सेकंड वाला होगा। एक बार न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसको, जो मैं बोल रहा हूँ इसको न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं है कुछ भी, तो लेट अस एज्यूम, देखो जब आप दोगे ही नहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये मान लेते हैं। अब ये मानते ही आपको वर्किंग वही करनी है, जो पहले की है आपने। ब्लॉक्स मूव टुगेदर मान करके सेम वर्किंग करूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे बैकवर्ड, प्रोसेस वही रहेगा। ब्लॉक बी पर फॉरवर्ड,
और जब ये टुगेदर मूव करेंगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। तो हम ब्लॉक ए के लिए क्या लिखेंगे? ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू उसका मास 3 इंटू ए, और ब्लॉक बी के लिए लिखेंगे स्मॉल एफ इक्वल टू 2 इंटू ए, और इन दोनों से हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। इसको आप एक बार करना, कैसे होगा ये फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे होगा। और मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। फ्रिक्शन की वैल्यू बन रही है 2f डिवाइडेड बाई m। अब तुमको f की वैल्यू 20 दी गई है, तो f की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट करेंगे। f की वैल्यू 20 रखते ही मेरे को आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 20 40/5 यानी कि 8 न्यूटन। अब इसके बाद आता है, इसके बाद चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ एजम्पशन, कि हमारा एजम्पशन सही है कि गलत है। तो ये कैसे चेक करते हैं? अपना एजम्पशन चेक कैसे करोगे कि ये सही है कि गलत है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक कोफिशिएंट 0.6 के थ्रू डिसाइड हो जाएगी। तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि था 20, और ये टोटल वैल्यू 12 थी। अब हमारा एजम्पशन सही है कि गलत है? हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड एज पर एजम्पशन, वो लेस आ रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन से। दैट मीन्स वी एज्यूम्ड करेक्ट, वी एज्यूम्ड इट करेक्टली, यानी जो हमने माना था वो सही है। अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को से एक्सीड कर जाता तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाता था। मतलब तुक्के मारने वाली बात बता रहे बच्चे, बता रहे उसको, बता रहे। एक मिनट पहले, ये समझ में आया आपको? ये स्टेप समझ में आया? अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, प्रोसेस वही रखेंगे। इस क्वेश्चन में भी नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, कहीं नहीं लिखा है कि क्या हो रहा है। तो लेट अस assume blocks are moving together, blocks move together, ये मानता हूं मैं, और जो मानेंगे उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन बैकवर्ड, ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड। फटाफट इक्वेशंस बनाएंगे। ब्लॉक ए की इक्वेशन लिखेंगे तो कैपिटल एफ माइनस एफ इक्वल टू 3a, ब्लॉक ये हो गया ब्लॉक ए के लिए। एंड ब्लॉक बी के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो ब्लॉक बी के लिए एफ इक्वल टू 2a। एक बार फिर से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और फिर से फ्रिक्शन की वैल्यू 2f डिवाइडेड बाय 5। अब की बार f50 यहाँ रखेंगे। जैसे ही f50 रखेंगे तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 50 रखते ही 20 न्यूटन। ये आपने कैलकुलेट करी है। अब आता है चेक करने के ऊपर कि हमने सही माना था कि गलत माना था। तो चेक कैसे करेंगे? फिर से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो है 12 न्यूटन की। बिकॉज डेटा मैंने बार बार एग्जांपल्स में सेम रखा है टाइम सेव करने के लिए। सिंस फ्रिक्शन कैलकुलेटेड is more than friction maximum, which is not possible, that means we took wrong assumption। यही दो पॉसिबिलिटीज होंगी इसमें। अब ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाते हैं कि तुक्के मारने हैं, पता चला तुक्का सही नहीं हुआ तो फिर से आप एक बार फिर काम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हो गया। और एजम्पशन था क्या कि ब्लॉक साथ चलेंगे, तो ये चीज तो गलत हो गई, साबित हो गई। इसका मतलब क्या होगा फिर यहाँ पर? अगर ये मानना गलत हो गया कि ब्लॉक साथ चलेंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर? उसका दूसरा पार्ट क्या अलग अलग मूव करेंगे वो दोनों, सर भी अलग चलेगा ये अलग। हाँ, दैट मींस इट इज क्लियर दैट ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। तो जब ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर तो अब हमको फिर से वर्किंग करनी पड़ेगी इसमें। ये स्पेलिंग देखना है, टुगेदर वगैरह सब गलत हो गया। अब इसमें दोबारा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी फिर से। ये जितनी भी वर्किंग आपने की अब ये आपके किसी काम की नहीं रही, क्योंकि जब एजम्पशन ही गलत तो उस एजम्पशन के बेस पर जितनी भी वर्किंग की गई है वो सारी वर्किंग गलत हो चुकी है। उस वर्किंग से आप कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जब ये ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर हुआ तो इसका भी तो रूल है
इसका भी तो रूल था, जब ये साथ नहीं चलेंगे तो एक और बात तो बताई गई थी वहां पर आपको कि अगर ये ब्लॉक साथ नहीं चल पा रहे तो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी काइनेटिक। तो यानी कि अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एजम्पशन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया कि दिस फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर ये काइनेटिक है तो इसको हम म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल से निकालेंगे। अब म्यू के कितना था पिछले क्वेश्चन में, तो म्यू के की वैल्यू 0.4 है और नॉर्मल की वैल्यू 20 है। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20 यानी कि 8 न्यूटन का फ्रिक्शन। नाउ न्यूटन लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ए एंड फॉर बी फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो ब्लॉक ए के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स कैपिटल एफ और बैकवर्ड फोर्स स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ फॉरवर्ड माइनस एफ बैकवर्ड इक्वल टू मास 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। और बी पर सिर्फ एक फोर्स है फ्रिक्शन का, उसको हम रखेंगे उसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब की ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन लिखने पड़ेंगे आपको, दोनों को सेम एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। और कैपिटल एफ तुमको क्वेश्चन में दे रखा है 50 और ये फ्रिक्शन 8 है क्योंकि ये काइनेटिक है, और यहाँ पर भी 8 रख लेंगे। तो इससे मालूम चल जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए 42/3 यानी कि 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और बी का एक्सेलरेशन 8/2 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो कुल मिलाकर के इतनी कहानी है इस क्वेश्चन में। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये लिखा होता है कि क्या हो रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चंस में तो ये लिखा होता है। 10% क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लैंग्वेज ही प्रॉपर नहीं है और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते वहां पर कि ब्लॉक साथ में चल रहे हैं या ब्लॉक साथ में नहीं चल पा रहे हैं। तो यहाँ पर एजम्पशन वाला स्टेप होता है। अब हमने 2 न्यूमेरिकल किए एजम्पशन पर, तो एक न्यूमेरिकल में मेरा एजम्पशन सही बैठ गया तो मेरी इतनी ही वर्किंग रहेगी। एक न्यूमेरिकल मैंने और किया जहां पर मेरा एजम्पशन गलत बैठ गया। तो जब मेरा एजम्पशन गलत बैठ जाएगा तो ये पूरी वर्किंग यूजलेस वर्किंग हो जा रही है, बेकार हो चुकी है सारी वर्किंग। मेरे को क्वेश्चन में फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यूजलेस होने का एक एडवांटेज ये मिल गया कि फ्रिक्शन के बारे में आपने डिसीजन ले लिया कि फ्रिक्शन अब स्टैटिक वाला ना हो करके काइनेटिक वाला लगना चाहिए। ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 करके 5, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ये मैं आपको वैसे भेज दूंगा, आई मीन सेम सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर है, राइट, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर जितने मैंने एग्जांपल कराए हैं। उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस का सेट है, इनको प्रैक्टिस करने के लिए, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप एग्जाम्पल करोगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन करते वक्त आप इसका पहले प्रिंट आउट लोगे। प्रिंट आउट लेने के बाद ये 3 पेजेस को सामने रखना है आपको, इन 3 पेजेस को अपने सामने रखिए, और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओ एज पर जो गाइडलाइन लिखी जा रही है, तब तक जब तक कि तुमको ये न लगने लगे कि अब ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो चुके हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आसान होंगे नहीं। स्टूडेंट्स की एक गलत फहमी है, उनको ये लगता है कि हमने क्लास में पढ़ लिया है तो अब मेरे को सब समझ में आ चुका है। ये आपका एक इल्यूजन टाइप का चीज होता है। आपको कितना समझ आया है, कितना समझ में नहीं आया है, ये जानने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाओ, तब समझ में आता है कि आपको वाकई में क्लास की चीज समझ में आई भी है कि नहीं आई है। तो न्यूमेरिकल आप 5 क्वेश्चंस को करने के लिए मैं फिर बोलूंगा ये 3 पेजेस अपने सामने रखना, और बिगिनिंग में इनकी हेल्प लो, स्टार्टिंग में हेल्प लीजिए इसकी, ठीक है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए, इसके अंदर कमांड ना आ जाए, तब तक इसको रखो, जब तक कि ये चीजें आपके माइंड में बैठ ना जाए। जिस दिन आपको लगे एक्चुअल में कि अब ये 5 पॉइंट्स मेरे को याद हो चुके हैं, तब आप नोट्स को रेफर करना बंद कर दो और अब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में ये नोट्स सामने नहीं होंगे। बट बिगिनिंग में ये बहुत हेल्प करेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको ये? यस सर। तो पहले Yes. थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद ये जितने एग्जाम्पल क्लास में कराए गए हैं इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके एक बार फिर से सॉल्व करना है। सेम एग्जाम्पल्स फिर से करने हैं, सॉल्व करने हैं, खुद से करने हैं सेम एग्जाम्पल्स को, ताकि आप इसको यहाँ से रेफर कर पाओ। और जब ये एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें तो ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है।
और जब ये भी हो जाएंगे तो हम बुक्स वगैरह और असाइनमेंट्स को फॉलो करेंगे, उसके पहले नहीं। ठीक है पॉइंट? यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके बाद ही करेंगे डिस्कशन।